नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इंग्लिश फॉर ऑल चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे मोहन राकेश द्वारा लिखित नाटक आषाढ़ का एक दिन के अंक 2 को। बेटे, अंक 1 में हम लोगों ने पढ़ा, मल्लिका कालिदास को समझाती है कि उसे इस अवसर को ठुकराना नहीं चाहिए, अर्थात राजकीय सम्मान को प्राप्त करने के लिए जरूर जाना चाहिए। वो जानती है कि कालिदास के जाने के बाद उसके जीवन में शून्यता आ जाएगी, रिक्तता आ जाएगी। फिर भी वह हृदय से चाहती है कि कालिदास उज्जैनी जाएं। वह अपने स्वार्थ के कारण उसे घेरना नहीं चाहती। जब कालिदास तैयार हो जाता है और जाने लगता है तो मल्लिका सिसक उठती है, रोने लगती है। माँ अंबिका उसे आराम करने को कहती है। इस पर मल्लिका कहती है कि माँ, उसकी आंखों से बहने वाले आंसू दुख के नहीं बल्कि सुख के हैं, तथा माँ के वक्ष में वह अपने को छिपा लेती है, अपने मुंह को छिपा लेती है। बेटा, अंक 2 में कुछ वर्ष बाद की घटना है, जहां कमरा तो वही है पर उसकी स्थिति पहले से खराब है। एक टूटे मोढ़े पर एक ग्रंथ रखा है तथा चूल्हे के पास रस्सी पर फटे पुराने कपड़े सूखने के लिए फैलाए गए हैं। मल्लिका पर चौकी पर बैठी हुई दवा पीस रही है। अंबिका तखत पर लेटी है। इसी बीच निक्षेप प्रवेश करता है। वो अंबिका के स्वास्थ्य की जानकारी लेता है, क्योंकि अंबिका को पिछले 2 वर्ष से बुखार है। वो दवा भी ठीक से नहीं लेती और साथ साथ मल्लिका भी कमजोर हो गई है। इस सब के लिए निक्षेप आपसी बातचीत में स्वयं को दोषी मानता है। उसका मानना है, उसका विचार है कि उसके अनुरोध पर ही मल्लिका ने कालिदास को उज्जैनी जाने के लिए बाध्य किया था। उज्जैनी जाने के लिए बाध्य किया था और वह इस पर पछतावा करता है। निक्षेप कहता है कि कालिदास ने कई नाटक लिखे हैं तथा उन पर कई तरीके के वह आरोप लगाता है। तो इसके जवाब में मल्लिका कहती है, व्यक्ति उन्नति करता है तो उसके साथ कई तरह के अपवाद जुड़ने लगते हैं। उसके जवाब में निक्षेप कहता है, सुना तो यह भी है कि गुप्त वंश की राजकुमारी से कालिदास का विवाह हो गया है। इसके जवाब में मल्लिका उत्तर देती है, तो इसमें बुरा क्या है, परंतु यहां तो कहते थे कि मैं विवाह नहीं करूंगा, ऐसा निक्षेप बोला। इसके जवाब में मल्लिका बोली, अनेक असाधारण व्यक्तियों में एक हैं कालिदास। वे असाधारण हैं, उन्हें जीवन में असाधारण को ही अपना साथ चाहिए। सुना है कि राजदुहिता बहुत विदुषी है। मल्लिका कहती है कि यदि वह कालिदास को उज्जैनी जाने के लिए प्रेरित न करती तो वह उनकी प्रगति में बाधा बन सकती थी। मल्लिका मां को दवा देती है। निक्षेप मल्लिका को बताता है कि लगता है आज फिर कुछ लोग बाहर से आए हैं, शायद वे राज्य के कर्मचारी हैं। मल्लिका कहती है कि मां के कथनानुसार जब भी वे आकृतियां दिखाई देती हैं तो कोई न कोई अनिष्ट होता है। कभी युद्ध, कभी महामारी, या पिछली बार ऐसा नहीं हुआ और जो हुआ वह अच्छा ही हुआ। निक्षेप टापों का स्वर सुनकर झरोखे के पास जाता है। फिर मल्लिका से कहता है कि उसने अभी एक आकृति को घोड़े पर जाते देखा है। उसे विश्वास है कि वो जो आकृति है वो कालिदास है। वह पर्वत शिखर की ओर गए हैं। राजसी वेशभूषा में कोई और उन्हें पहचान न पाए, पर निक्षेप की आंखें धोखा नहीं खा सकती। वह उन्हें देखने की बात कहकर निकल जाता है। मल्लिका यंत्र के समान, कलपुर्जे के समान झरोखे के पास जाती है
द्वार से दो नागरी स्त्रियां रंगिणी और संगिनी का प्रवेश होता है। आपको मालूम है कि ये सब कालिदास के साथ आई हैं। कालिदास की पत्नी प्रियंगु मंजरी के साथ आई है। वो बताती हैं कि वो दोनों ग्राम प्रदेश में घूमती हुई वहां आ गई हैं। वे वहां के घर व लोगों की जीवन शैली को देखने आई हैं। रंगिणी नाट्य केंद्र में नृत्य का अभ्यास करती है तथा नाटक लिखती है और संगिनी उसी केंद्र में मृदंग व वीणा वादन सिखाती है तथा गीत लिखती है। संगिनी मल्लिका का परिचय पूछती है। जवाब में मल्लिका कहती है, मेरा परिचय कुछ भी नहीं है। ऐसा कहकर मल्लिका उन्हें आसन पर बैठने को कहती है, पर वे कहती हैं कि वे दोनों बैठने नहीं, यहाँ का अध्ययन करने आई हैं। वे एक एक वस्तु का निरीक्षण करती हैं तथा वहां के लोगों के जीवन के बारे में विशेष जानकारी चाहती हैं। वो कहती हैं कि जिस प्रदेश ने कालिदास जैसी प्रतिभा को जन्म दिया, वहां की प्रत्येक वस्तु असाधारण होनी चाहिए। वे मल्लिका से पूछती हैं कि ये कौन सी औषधियां हैं, तो मल्लिका उनके उत्तर में कहती है कि ये यहाँ की श्रेष्ठ औषधियां हैं। मल्लिका अपनी कल्पना में कालिदास को संबोधित करके बात करने लगती है। कहती है कि उसने उनकी सब रचनाएं पढ़ी हैं और यह भी कि वह मेघदूत की पंक्तियां उसे गा गा कर सुनाएगी तथा अपने हाथ से सिले हुए कोरे पृष्ठ उनके हाथों में रख देगी, जिससे उनकी रचनाओं में कुछ उसका भी योगदान हो सके। और यह भी कहेगी कि वह सोच नहीं पा रही कि कालिदास भी वही है, या मतलब जो अभी घोड़ी पर सवार होकर गया है वो कालिदास है या कोई और, ऐसा वो अपने कल्पना में सोचती है। तभी कोई दरवाजा खटखटाता है। वह जाकर द्वार खोलती है। अनुस्वार व अनुनासिक दो राजकीय कर्मचारियों को सामने देखकर मल्लिका असमंजस में पड़ जाती है। अनुस्वार मल्लिका को बताता है कि वे दोनों देवमात्र गुप्त के अनुचर हैं, तो मल्लिका भौचक्की होकर उन्हें देखती है, आश्चर्य में पड़कर उन्हें देखती है। अनुस्वार से ही उसे मालूम पड़ता है कि कवि कालिदास का ही दूसरा नाम, नया नाम मातृगुप्त है और वह कश्मीर के शासक होने जा रहे हैं, राजा होने जा रहे हैं। उनकी राजमहिषी देवी प्रियंगंजरी मल्लिका से मिलना चाहती हैं। वे दोनों घर को व्यवस्थित करने लगते हैं। तभी मातुल यानी कालिदास का मामा आकर संदेश देता है कि देवी प्रियंगु मंजरी पहुंच चुके हैं। मातुल मल्लिका की प्रशंसा करते हुए परिचय कराता है। प्रियंगु मातुल को बाहर भेज देती है कि वो जाकर वहां विश्राम करे। प्रियंगु मल्लिका से कहती है कि वह सचमुच वैसी है जैसी उसने कल्पना की थी। प्रियंगु मल्लिका के घर को देखना चाहती है। कहती है कि जब कालिदास मेघदूत लिख रहे थे तो यहाँ की निरंतर चर्चा कर रहे थे और इसीलिए इस भूमि का आकर्षण उन्हें यहाँ लाए हैं। प्रियंगु झरोखे से बाहर का सौंदर्य देखने में व्यस्त है। फिर आकर आसन पर बैठ जाती है और मल्लिका को भी पास में बैठने के लिए कहती है। मल्लिका के हाथ में कालिदास के लिखे ग्रंथ देखकर प्रियंगु आश्चर्य में पड़ जाती है और व्यंग भरी मुस्कान के साथ कहती है कि उसे मालूम हो चुका है कि वो कालिदास की बचपन से संगिनी रही है। एक तरह से व्यंग करती है। वे भी जब जब यहाँ के जीवन की चर्चा करते हुए अपने आप में खो जाते हैं, तो राजनीतिक कार्यों में भी उनका मन नहीं लगता। राजनीति में रहने के लिए व्यक्ति को जागरूक रहना पड़ता है। साहित्य उनके जीवन का पहला चरण था। अब दूसरे चरण में वह चाहती है कि उनके आगे बढ़े चरण पीछे न छूटें, उनके आगे बढ़े हुए कदम पीछे न हटें। मल्लिका राजनीति के विषय में अपनी अनभिज्ञता प्रकट करती है,
कहती है राजनीति के विषय में मुझे कुछ भी नहीं मालूम। प्रियंगु मल्लिका को बताती है कि वह अपने साथ हरिण शावक और औषधियां ले जाएगी तथा यहाँ के जैसे घरों का निर्माण कराएगी तथा मातुल का परिवार साथ में ले जाएगी ताकि कालिदास को वहां के वातावरण की कमी का अनुभव न हो, ताकि कालिदास को यहाँ के वातावरण की कमी का अनुभव न हो। वह मल्लिका को भी साथ ले चलने को कहती है, पर मल्लिका बहुत ही विनम्रता पूर्वक कहती है कि वह स्वयं को इस गौरव की अधिकारिणी नहीं समझती तथा उनके साथ जाने से मना कर देती है। प्रियंगु कहती है कि मल्लिका अनुस्वार व अनुनासिक नामक 2 राज्य अधिकारियों में से किसी एक से विवाह कर ले, पर मल्लिका इस पर चर्चा नहीं करना चाहती। कहने का मतलब है कि जो 2 राज्य कर्मचारी, जो 2 राज्य के अधिकारी आए थे, अनुस्वार और अनुनासिक, प्रियंगु मंजरी उससे कहती है मल्लिका से कि अगर वो चाहे तो वह इन दोनों में से किसी एक से विवाह कर सकती है और मैं इसमें पूरी मदद कर दूंगा, मैं पूरी मदद करूंगा। अंबिका अस्वस्थ हालत में ही वहां आ जाती है, बीमार हालत में ही वहां आ जाती है। मल्लिका यह कहकर कि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उसे वापस अंदर ले जाना चाहती है, पर मां तो मां होती है। जननी जन्मभूमि च स्वर्गादपि गरीयसी, माता और मातृभूमि स्वर्ग से बढ़कर है। पर मां शिकायत के स्वर में मल्लिका से कहती है कि वह उससे अधिक स्वस्थ है। मतलब उसका कहने का है कि मां कहती है कि मल्लिका, मैं तुमसे ज्यादा स्वस्थ हूं। प्रियंगु घर की दुर्दशा देखकर उसके पुनर्निर्माण के लिए अपने स्थपतियों को आदेश देना चाहती है। यानी वो देखती है प्रियंगु के घर की बहुत दुर्दशा है, टूटा फूटा है और बहुत खराब हो चुका है घर, तो वह अपने साथ आए हुए अधिकारियों को आदेश देना चाहती है, पर मल्लिका के न चाहने से वह उसका आदेश नहीं देती। मल्लिका मना कर देती है कि नहीं, मेरा घर जैसा है ठीक है और इसी तरह के घर में मेरे रहने की आदत है, मुझे अच्छा घर नहीं चाहिए। अंबिका चाहती है कि प्रियंगु उसकी सहायता करे, घर का परिसंस्कार करे। परिसंस्कार का मतलब पुनर्निर्माण करे, मरम्मत करे। वह मल्लिका को समझाती है कि आज कालिदास शासक है, उसके पास संपत्ति है, पर मल्लिका के हठ के सामने विवश हो जाती है। यानी मल्लिका बिल्कुल साफ मना कर देती है कि मुझे किसी तरह की कोई भी किसी से मदद नहीं लेना है। इसी समय विलोम प्रवेश करता है। कौन विलोम? जो मल्लिका को प्रेम करता है लेकिन मल्लिका उसे घृणा करती है, फिर भी विलोम प्रत्येक स्थिति में मल्लिका का ही भला चाहता है, मल्लिका की ही भलाई चाहता है। और विलोम प्रवेश करने के बाद अंबिका से कहता है कि सारा गांव उनके सौभाग्य पर ईर्ष्या कर रहा है। अंबिका कहती है कि वह स्वयं ग्रामवासियों को अपने सौभाग्य के बारे में बताएगी। यानी यहाँ एक तरीके से व्यंग है। विलोम कहता है कि आज ग्रामवासियों के पास उनकी बात सुनने का अवकाश नहीं है। वे बाहरी अतिथियों के लिए यहाँ के पत्थर आदि सामग्री जुटाने में बहुत व्यस्त हैं, अर्थात यहाँ की सभी सामग्रियां जुटाने में व्यस्त हैं, क्योंकि रंगिनी और संगिनी तथा राजकुमारी प्रियंगु मंजरी अपने साथ यहाँ से यहाँ का बहुत सारा सामान ले जाएंगी। राजवधू के विशेष आदेश पर हरिण शावक भी एकत्रित किए जा रहे हैं। राज परिवार के साथ उज्जैनी के कलाकार भी यहाँ की हर वस्तु की अनुकृतियां बना रहे हैं, हर वस्तु की नकल कर रहे हैं। वो यहाँ की हर वस्तु को विचित्र रूप से देख रहे हैं और वहां के लोगों को यह सब दिखाना चाहते हैं। इसी बीच अंबिका बोलते बोलते हाँफने लगती है। तब मल्लिका माँ से कहती है कि माँ, आराम कर लो, तुम बीमार हो। विलोम बताता है कि वह कल के उत्सव की सूचना देने आया है और कहता है आश्चर्य है
कि कालिदास ने यहां आना उचित नहीं समझा। यानी वह एक तरीके से कुरेदता है और माँ को बताता है कि जैसा मैं पहले कहता था कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब कालिदास धोखा दे देगा। तो यहाँ पर दोहरा रहा है कि आश्चर्य है कि कालिदास ने यहाँ आना उचित नहीं समझा। मल्लिका विलोम से कहती है कि वह इस समय ऐसी बातें न करे जिससे माँ को दुख है, क्योंकि माँ बीमार है। विलोम बताता है कि अंबिका के दुख का कारण वो जानता है। अंबिका बहुत सी बातों को मन में छिपा लेती है, पर वो स्पष्ट कह देता है। वो बाहर देखकर बताता है कि पर्वत शिखर से एक अश्वारोही आ रहा है, यानी पर्वत शिखर की ओर से एक घुड़सवार आ रहा है। उससे उसकी पुरानी मित्रता है। वह उससे मिलकर उसकी कुशल क्षेम पूछेगा, उसका हालचाल पूछेगा। मल्लिका उसे वहां से जाने को कहती है, क्योंकि मल्लिका को अभी भी उम्मीद है कि किसी न किसी रूप में अभी थोड़ी देर में यहाँ पर कालिदास आ जाएगा। लेकिन विलोम अपने स्थान से नहीं हिलता, वो वहीं रुकता है। घोड़े के टापों का स्वर पास आता सुनकर मल्लिका अनुरोध करती है कि विलोम चला जाए, क्योंकि घोड़े की टापों की आवाज जब सुना तो उसे लगा कि अभी यहाँ पर कालिदास आएगा और कालिदास से जो बातचीत होगी उसमें विलोम व्यवधान डालेगा, व्यवधान के रूप में उपस्थित रहेगा। इसलिए वह विलोम से कहती है कि चला जाए। तभी टापों का स्वर दूर जाने लगता है। मल्लिका स्तब्ध हो जाती है, आश्चर्य में पड़ जाती है कि बिल्कुल द्वार के पास से आकर कालिदास चला गया और इधर की ओर नजर भी नहीं उठाई। विलोम व्यंग्यात्मक स्वर में कहता है कि वो जा रहा है। अंबिका कहती है वो जानती थी कि वो नहीं आएगा, अतः उसके न आने पर उसे आश्चर्य नहीं हो रहा है। मल्लिका की आंखों में हताशा झलक रही है। वह विलोम से यहां से चले जाने को कहती है। विलोम के जाते ही मल्लिका अपने को संभाल नहीं पाती, भीतर चली जाती है। अंबिका आवेश, उद्वेग, क्रोध और हताशा के बाद करुण स्वर में मल्लिका को आवाज देती है, जिसे सुनकर मल्लिका रुक जाती है। अंबिका बेटी को बाहों में ले लेती है, क्योंकि उसे बेटी का दुख मालूम है। माँ तो माँ होती है, मैंने बोला माता और मातृभूमि स्वर्ग से बढ़कर होता है। मल्लिका उसके वक्ष में मुंह छिपाकर रोने लगती है, यानी पश्चाताप करती है। माँ कहती है कि वह उस व्यक्ति के लिए न रोए जिसने, ऐसा कहकर रुक जाती है। पर मल्लिका उसके विषय में कुछ सुनना नहीं चाहती। मल्लिका सिसकती रहती है। अंबिका उसे सहारे से यहीं बिठा देती है। बेटे, कहने का मतलब यह है कि अगर दूसरे शब्दों में देखें, जैसा कि लेखक ने यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं लिखा, लेकिन तो भी अगर विचार करें तो लेखक दूसरे शब्दों में यह कहना चाहता है कि हमें अपने घर के बड़े बुजुर्गों की आज्ञा का सम्मान करना चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए। उनकी नजर बहुत पारखी होती है और पहले ही उन्होंने, माँ अंबिका ने मल्लिका से कहा था कि मैं जानती हूं कि वह सेल्फ सेंटर्ड है, वह आत्म केंद्रित है, वह अपने अलावा किसी के विषय में नहीं सोचता। तब मल्लिका ने माँ की बात का विरोध किया था। लेकिन अगर वास्तव में देखें तो माँ ने 100% सच कहा था, क्योंकि बुजुर्गों के पास अनुभव होता है और अनुभव किसी भी योग्यता से ज्यादा होता है। इस प्रकार द्वितीय अंक की कथा समाप्त होती है। बेटा, अगले फिर किसी अंक में आपसे मिलेंगे। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।